नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने प्रीवियस टॉपिक में कुछ जनरल आइडिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया था और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसाइट, ये सब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो ओव्यूल भी कहलाता है। ठीक है, चलिए तो बस टॉपिक थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कैसे क्या है। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल गेमेटोफाइट पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे एंड्रोसियम स्टेमेन जो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक उसी तरीके से गाइनोसियम जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द गाइनोसियम मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल। देखिए, जो गाइनोसियम होता है ना, हो सकता है कि सिंगल पिस्टिल कंसिस्ट करता हो। ठीक है, सिंगल पिस्टिल चाहे मोर देन वन। ठीक है, तो दोनों का टर्मिनोलॉजी मतलब नाम अलग अलग। अगर सिंगल है तो मोनोकार्पेलरी, मोनो मतलब एक, और मल्टी माने बहुत सारे। ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर और मे बी फ्री। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम में पूछा है कि जब मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज हो जाएंगे तो उन्हें सिन कहेंगे। सिन माने होता है जुड़ना। तो वही बात हुई, अगर मोर देन वन पिस्टिल अगर फ्यूज हो जा रहा है तो क्या कहेंगे, सिन कार्पस कहेंगे। अगर फ्री है मोर देन वन पिस्टिल तो क्या कहेंगे, एपोकार्पस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर पिस्टिल फ्यूज्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। अगर पिस्टिल फ्री है तो क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ठीक है, ईच पिस्टिल हैज़ थ्री पार्ट। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखिए इस डायग्राम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये पिस्टिल के तीन पार्ट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। जाहिर सी बात है, स्टिग्मा क्या है, सब फ्लावर का सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर है, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन का नाम काम तो यही करेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि पॉलन ग्रेन अगर आया तो सीधे ओवरी के पास चलना। जो सबसे पहले उसको रास्ते में मिलेगा पॉलन ग्रेन को, उसी से मिलेगा, तो इसलिए क्या करें, स्टिग्मा को लैंडिंग पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये हो गया। द स्टाइल इज द इलोंगनेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। बीनीथ माने नीचे होता है। ठीक है, जो ये स्टाइल है बेटा, देखिए द ये स्टाइल जो है क्या है कि बीनीथ मतलब स्टिग्मा के नीचे है ना, तो है देखिए इलोंगनेटेड है। देखो इलोंगनेटेड लंबा है, सिलेंड्रिकल है, देखो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है। अब लास्ट में देखिए, द बेसल बल्गेट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। बेसल माने नीचे, जो नीचे का पार्ट है वो क्या है, पिस्टल का ओवरी है। देख लीजिए आप यहाँ पे, द बेसल बल्गेट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। देखो बेसल बल्गेट पार्ट है। ठीक है, हो गया। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी। ओवरी के अंदर एक कैविटी पाया जाए, उसको क्या कहा जाता है, ओवरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं। ठीक है, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। जो प्लेसेंटा होती है वो कहाँ होती है, ओवरियन कैविटी के अंदर होती है। रिकॉल द डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी नोन एज प्लेसेंटेशन, आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, ए डाइसेक्टेड फ्लावर हिबिस्कस सोइंग पिस्टिल अदर फ्लोर पार्ट। जैसे मैंने बताया कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब उसी के बारे में बता रहा है। इसको देखिए, सिनकार्पस, सिनकार्पस है ना, ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पापेवर। पाप एस को ऐसे याद करेंगे। सिनकार्पस ओवरी का एग्जाम्पल क्या है, पापेवर, इसको एस पी। ठीक है, सिनकार्पस, पापेवर। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, ये एपोकार्पस है। एपोकार्पस को एग्जाम्पल क्या है, मल्टी माइकेलिया। ठीक है, एपोकार्पस भी मल्टी कार्पेलरी है और इसका एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया। इसको कैसे याद करेंगे, एम होता है ना, एम पी एम, उसी तरह एपोकार्पस, माइकेलिया, एम, सिनकार्पस, पापेवर, एसपी। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ए टाइपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। देखिए, हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर पोर, आउटर, इनर इंटीग्मेंट, न्यूक्लियस 2n होता है। न्यूक्लियस की पोलैरिटी 2n होती है, इसका ध्यान रखिएगा। एम्ब्रियो सेक n होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुका 2013 में।
ठीक है। एनाट्रोपस ओविल कॉमनली किस में पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, एक बात याद रखें कि एनाट्रोपस, हेमीट्रैकस, ऑर्थोट्रोपस, ये कैसे ट्रोपस बन रहे हैं? ये अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ, ये कैसे अरेंजमेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उस तरीके पे ये नाम रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। arising from the placenta are the megasporangium commonly called ovule। arising from the placenta से, जो प्लेसेंटा से जो स्ट्रक्चर एराइज होता है, प्लेसेंटा से जो स्ट्रक्चर एराइज होता है निकलना, प्लेसेंटा से जो स्ट्रक्चर निकलता है वो क्या है? मेगा स्पोरेंजिया है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ओव्यूल कहेंगे। एग्जाम में भी पूछा था कि ऐसे पूछा था एग्जाम में क्वेश्चन, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मतलब मेगा स्पोरेंजियम किसके बराबर होता है? ओव्यूल, क्योंकि मेगा स्पोरेंजियम को ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी वन और टू मैनी, मतलब कि जो नंबर ऑफ ओव्यूल है ओवरी में, एक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं। एक कौन हो सकता है? वीट, पैडी, मैंगो, ठीक है। और मैनी क्या क्या होगा? पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो ऑर्किड है होता है वो स्मॉलेस्ट सीड होता है, मतलब सबसे छोटी सीड किसकी पाई जाती है? ऑर्किड। ये सब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन? वीट, पैडी, मैंगो, किसमें नंबर ऑफ ओवल ओवरी में एक पाया जाता है, किसमें मैनी पाया जाती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक है PMW। PMW मतलब पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। इसमें क्या? नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी वन, ठीक है। ये आपका हो गया। लेट अस फैमिलियराइज ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule। अब देखिए, चलिए एंजियोस्पर्म ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle। ओविल क्या होता है? स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचना कैसे छोटी होती है और किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से। किसके द्वारा? ओव्यूल प्लेसेंटा से किसके द्वारा जुड़ा होता है? फ्यूनिकल के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ओव्यूल जो है, ठीक है, ओव्यूल प्लेसेंटा से किसके द्वारा जुड़ गया? फ्यूनिकल से। ये जो ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ रहा है, किस रीजन में जुड़ रहा है, मतलब किस क्षेत्र में जुड़ रहा है? हाइलम के एरिया में जुड़ रहा है, ठीक है। इसलिए हाइलम को क्या कहेंगे? थस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इसलिए हाइलम क्या शो कर रहा है? कि जंक्शन, मतलब जुड़ाव किसके बीच में? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, ठीक है। ईच ओव्यूल हैज ए वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटीगुमेंट। प्रत्येक ओव्यूल के ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड द इंटीगुमेंट। जो ओव्यूल होता है ना, जो ओव्यूल होता है उस पर एक या दो लेयर की सुरक्षा के आवरण होता है। कौन क्या मतलब? देखिए भाई, जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक किसी चीज़ का बचाव संभव नहीं है, ठीक है। और जब तक किसी चीज़ का बचाव संभव नहीं हो सकता तब तक वो ज़्यादा स्पीसीज रह ही नहीं सकती है। तो जब वो रहेगी नहीं तो उसका फ्यूचर फॉर्म, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पास, मेल का नहीं सुरक्षित रहेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, तो मेल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। फीमेल का अगर स्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहेगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं बनेगा। इसीलिए आवरण का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिव का। Integument encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropyle। इंटुगमेंट क्या होता है? कि सभी फीमेल फ्लावर पार्ट को क्या करता है? कवर करता है, एक्सेप्ट मतलब छोड़, किसको छोड़ कर? माइक्रोपाइल को। आपको दिख रहा होगा इंटुगमेंट, देखो इंटुगमेंट है कि नहीं, हर एक पार्ट को मतलब कवर कर रहा है कि नहीं, हर एक पार्ट को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? माइक्रोपाइल में नहीं है, दिख रहा है। कहाँ है इंटुगमेंट? नहीं है ना, बस वही लिख रहा है कि integument encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropyle is organized। बात समझ में आ गई? इंटुगमेंट हर एक पार्ट को जो है कवर करेगा, लेकिन किसको नहीं कवर करेगा? माइक्रोपाइल कवर नहीं करेगा। अपोजिट द माइक्रोपाइलर इज द चलाजा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। देखो ये चलाजा है, ये माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये और ये क्या शो कर रहा है? बेसल पार्ट ऑफ द, बेसल सबसे नीचे का पार्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, इनक्लोज विद इन द इंटुगमेंट इज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। इनक्लोज विद इन इंटुगमेंट, न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर पर जैसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस।
इंटीगुमेंट के अंदर एक संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। देखिए यह न्यूक्लियस आपका, ठीक है। मास ऑफ सेल मतलब ढेर सारा सेल होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो सेल्स होती है न्यूक्लियस की, अबंडेंट माने बहुत ढेर सारा, प्रचुर मात्रा में। जो न्यूक्लियस की सेल होती हैं उनके पास ढेर सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर एक क्या स्ट्रक्चर लोकेटेड है, उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेल कहते हैं, चाहे फीमेल गैमेटोफाइट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेगास्पोरेंजियम को क्या हमने कहा, ओव्यूल कहा। एम्ब्रियो सेल को हमने क्या कहा, फीमेल गैमेटोफाइट कहा, ठीक है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेल फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन मियोसिस। ओव्यूल के पास क्या होता है, जनरली सिंगल एम्ब्रियो सेल होता है। वो कहाँ से बनता है, मेगास्पोर से जो है सिंगल ओव्यूल बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, in a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional, while the other three degenerate। ये जो चार बने हैं ना, ये एक दो तीन चार, जो चार बने हैं इसमें से तीन जो डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से तीन डिजनरेट हो जाएगा और एक ही बचेगा, ठीक। while the other three degenerate, only the functional megaspore develop into the female gametophyte। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली द फंक्शनल, केवल जो क्रियात्मक मेगास्पोर होगा सिर्फ वही किस में चेंज होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज होगा। और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक कहते हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखो मोनोस्पोरिक क्यों कह रहे हैं, चार मेगास्पोर बने थे, चार में से क्या हो गए, तीन खत्म हो गए, बचा है कि अब एक ही मेगास्पोर जो है वो किस में चेंज हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, 2n, मैंने पहले बता दिया। मेगास्पोर मदर सेल का 2n होता है, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट का n होता है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फीमेल गैमेटोफाइट हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर है एक मियोसिस तीन माइटोसिस। फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस रिक्वायर्ड होती है, क्या कहेंगे, एक मियोसिस तीन माइटोसिस। देखो एक मियोसिस, पहली मियोसिस, ये दूसरी मियोसिस, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड को क्या मिला कहेंगे, मियोसिस। तो ये क्या हुआ, एक मियोसिस हुआ। अब माइटोसिस कितना होगा, तीन होगा, ठीक है। एक दो तीन, ठीक है, तीन माइटोसिस और एक मियोसिस। इसको इस तरीके से याद करेंगे। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इन ए लिटिल मोर डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form two nuclei which move to opposite pole forming the two nucleate embryo sac। क्या लाइन ये कह रही है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे डिवाइड होता है, माइटोटिकली, ठीक है। माइटोटिकली समझ रहे होंगे आप तो, मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब टर्मिनोलॉजी। तो उसमें क्या बनता है, दो न्यूक्लिएट बनता है एम्ब्रियो sac में, ठीक है। Two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of the two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of four nucleate। मतलब देखिए डिवीजन हो रहा है और न्यूक्लियस की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। एंड लेटर द 8 nucleate stage। It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear। It is of interest to note that these mitotic nuclear strictly free nuclear। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साथ में किसी चीज़ का डिवीजन नहीं होगा। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमिडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन।
और ये मतलब दूसरा ये भी हुआ कि न्यूक्लियर डिवीजन जब होगा ना, जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर जो हो रहा है, तो इसमें तुरंत सेल वॉल नहीं बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेट, मतलब 8 सेल निकल बन गई, 8 न्यूक्लियर, सेल वॉल लेट डाउन। सेल वॉल कब बनेगी? जब 8 के 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे तब, ठीक है। लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाइपिकल फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। 6 of the 8 nuclei 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall। मतलब 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं किससे जुड़े होते हैं, किससे घिरे होते हैं? सेल वाल से, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो बचे हुए 2 न्यूक्लियाई हैं क्या कहलाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियस बने, 8 में से 6 न्यूक्लियाई किससे हो गए? सेल वाल से घिर गए, लेकिन 2 न्यूक्लियस बची, उसको क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा होगा, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल के ना बीचों बीच में पाई जा रही है। आर सिचुएटेड बिलो द एक अपर्चर इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये देखिए, ये लाइन और ये डायग्राम आप जब देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइन में क्या लिखा है? पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एक अपर्चर इन द लार्ज सेंट्रल। बिलो माने नीचे होता है, मतलब एक अपर्चर के जस्ट नीचे होता है। अब एक अपर्चर किसको कहते हैं? एक और सिनर्जिट को जब मिलाओगे उसको क्या कहेंगे? एक अपर्चर। डायग्राम में तो दिख रहा है कि क्या होता है? ऊपर होता है। डायग्राम में दिख रहा है ना कि पोलर न्यूक्लियाई जो होता है एबव होता है एक अपर्चर के, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहा है कि एक अपर्चर जो होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है जो एक अपर्चर के नीचे से होता है, ये सही लिख रहा है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे चलाजिकल पुल नीचे है, ठीक है। यहाँ पे चलाजिकल पुल बेसल पार्ट ऑफ द ओविल, द बेसल बल्केट पार्ट ऑफ द पिस्टिल, सॉरी द बेसल बल्केट पार्ट ऑफ द ओविल क्या होता है? चलाजा होता है, ठीक है। तो ये जो है रिवर्स स्ट्रक्चर बना है, तो ये लाइन इसमें सही लिखी है कि ये जो होता है पोलर न्यूक्लियाई कहाँ सिचुएटेड होता है? जस्ट बिलो द एग अपर्चर। ये डायग्राम देखे कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने उल्टा डायग्राम बनाया है जानबूझ के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर न्यूक्लियाई जस्ट बिलो द एग अपर्चर के नीचे होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सेक। मतलब देयर इज ए करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है करेक्टरिस्टिक्स, मतलब पोलर न्यूक्लियाई बिलो द अपर्चर हुआ, ठीक है। एंटीपोडल सेल की पोजीशन कहाँ पे है, चलाजिकल माइक्रोपाइलर रीजन की पोजीशन कहाँ पे, सब चीज़ें जो फिक्स होती है उसे क्या कहेंगे? करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। थ्री सेल आर ग्रुप टुगेदर, थ्री सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर इन एंड कंस्टिट्यूट द एग अपर्चर। थ्री सेल कौन कौन हो गए? एक और सिनर्जिट को मिला क्या कहेंगे? एग अपर्चर कहेंगे, ठीक है। द एग अपर्चर इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergid and 1 egg cell. The synergid have spacious cellular thickening at the micropylar tip called filiform aperture. जो सिनर्जिट होता है ना उसके पास स्पेशल सेलुलर थिंकनिंग होती है। थिंकनिंग मैंने पतलापन, उसको क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म अपर्चर। वो कहाँ सिचुएटेड होगा? माइक्रोपाइलर इंड की तरफ। देखिए आपको दिख रहा होगा फिलीफॉर्म अपर्चर। 3 सेल आर एट द चलाजिकल एंड एंड आर कॉल्ड एंटीपोड। देखिए 3 सेल होते हैं चलाजिकल एंड की तरफ, कितने सेल होती है? 3 सेल। इसको ऐसे याद करें, AC। एंटीपोडल, एंटीपोडल किस तरफ होता है? चलाजिकल एंड की तरफ होता है, ठीक है। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशनड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियस। ये पूरी लार्ज सेंट्रल सेल है, इसके पास क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। थस ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी थ्रो 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन। देखिए 3 ये है, 3 3 6 2 8, ये 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। हो गए ना 8 न्यूक्लियस। ये और 7 सेल होती है, ठीक है। ये आपको इतना पता होना। चलिए अब हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। अब यह दिस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। अब दिस ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा इस लाइन को देखना पड़ेगा। In the preceding section, you have learned that the male and female gametes in flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac. जैसा पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि मेल और फीमेल गैमेट जो होता है फ्लोरिंग प्लांट में किस में प्रोड्यूस होता है? पॉलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक में। मेल
pollen grain, female embryo cell. As both type of gamete are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? ये कैसे अचीव होते हैं? मेल और फीमेल गैमीट को पास कैसे लाया जा सकता है, ये कैसे संभव है? तो उसी बारे में बता रहे हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने बोला था कि मैंने आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी जो अपनी प्रीवियस लाइन को मतलब आगे वाली लाइन जो होती है पीछे लाइन से जुड़ती है। देखिए, आपको मैंने एग्जांपल भी दिया। हाउ दिस इज अचीव, ऐसे अचीव होगा पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन के माध्यम से क्या होगा, मेल और फीमेल जो होते हैं गैमीट पास पास आते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा स्टिग्मा के, पिस्टिल के जो स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा पॉलन ग्रेन, तो क्या कहेंगे हम लोग, पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी? मतलब मेल गैमीट का पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे जाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। फ्लोरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरा ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, मतलब जो फूल पौधे वाले जो फूल देते हैं, वो इस बहुत बेहतरीन टाइप का मैकेनिज्म को इवॉल्व किया, पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। एडाप्टेशन पैदा कर लेते, इससे पॉलिनेशन अचीव हो जाए। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। ये बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट, मतलब किसी माध्यम के द्वारा जो पॉलिनेशन अचीव कर सकते हैं, चाहे खुद से अचीव कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट? आगे पता चल जाएगा आपको। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने प्रकार का पॉलिनेशन होता है। अच्छा, एक टर्म्स में आपको और बता दूं कि जो बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल जो टर्म होता है ना, केवल फ्लावर के लिए होता है, प्लांट के लिए यूज नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर के लिए यूज होगा, प्लांट के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, कितने प्रकार का पॉलिनेशन है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन मतलब डिपेंड किस पर, काइंड ऑफ पॉलिनेशन किस। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब ऑटो माने स्वतः, ऑटो माने स्वतः, सेल्फ पॉलिनेशन। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। इसमें क्या होगा कि पॉलिनेशन जो है सेम फ्लावर में अचीव हो जाएगा। मतलब ऐसे देखिए, एक फ्लावर है और उसी फ्लावर में जो यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन यहाँ से जो यहाँ उठ के चला गया, यहीं पर क्या हो गया, पॉलिनेशन। सो क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर है ना, एक ही फ्लावर में हो रहा है ना पॉलिनेशन, ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। अगर हाँ, आपको अगर मेरा नोट्स चाहिए बनाया हुआ तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको नोट्स बना के दे सकता हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। वो सेम फ्लावर मैंने बताया था ना कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है ना यहाँ से यहाँ पे, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर मतलब सेम फ्लावर यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे, ठीक है। वही लिख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। नॉर्मल फ्लावर, कौन से नॉर्मल फ्लावर, जो हमेशा जिसके एंथर जो होते हैं, एंथर और स्टिग्मा जिसके ओपन हो और एक्सपोज किसी को भी खुला है, मतलब उनका एंथर का स्टिग्मा अगर खुला है तो उसमें ऑटोगैमी क्या होगी, बहुत रेयर होगी, ठीक है। तो इस प्लांट में अगर हमें ऑटोगैमी लाना तो कैसे होगी, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलिन। सिंक्रोनी मैंने साथ साथ, ऐसे में क्या होगा, ऐसे फ्लावर में क्या होगा कि ऑटोगैमी होने के लिए इस फ्लावर में क्या होगा कि पॉलन जैसे रिलीज हो, स्टिग्मा तुरंत उसको रिसीव कर ले। रिसिप्टिविटी मतलब पॉलन जैसे रिलीज हो वो स्टिग्मा तुरंत रिसीव कर ले इस चीज़ को, ठीक है। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि नॉर्मल फ्लावर है विच ओपन एक्सपोज एंथर है, ठीक है। द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। द एंथर स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। अगर जब तक वो पास पास नहीं होंगे तब तक सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा। सम प्लांट सच एज वायला, ऑक्सैलिस एंड कॉमिनेला, इसको क्या कहेंगे,
ओकल कार्ड याद कर लीजिए, जैसे ओकल एग्जाम्पल, ऑटोगेमी एग्जाम्पल क्या है, ओक है, वी से वायला है, ठीक है, ओ से ऑक्जेलिस है, और सी से कॉमिनाइला है, ठीक है, कॉमिलाइना है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा आप। एक बात और रखिए, कॉमन पेंसी किसको कहते हैं, वायला को कहते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन, चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। देखिए यहाँ पे चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इसको कैसे याद करेंगे, कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है। तो चश्मा क्या होता है, हमेशा हम नाक के ऊपर पहनते हैं, तो चेस्मोगेमस फ्लावर क्या हो गया, ऊपर हो गया। को रिलेट करिए, बायोलॉजी के शब्दों का अगर को रिलेट भी कर ले रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ी आपको मदद मिलती है आपको एनसीईआरटी को समझने में और याद करने में, ठीक है। तो चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, ऊपर होती है। अब इसको कैसे याद करें, चश्मा जो होता है हम नाक के ऊपर पहनते हैं, ठीक है। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है, वो नीचे होता है, ठीक है, ऐसे याद हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Chesmoglemus flower, which are similar flower of other species with exposed anther and stigma, exposed anther stigma होते हैं, ठीक है। Clistogamous flower while do not open at all, Clistogamous flower जो होते हैं इसमें जो anther stigma expose नहीं होते हैं, ठीक है। In such flower the anther and stigma lie close to each other, किस फ्लावर में, Clistogamous flower में। In such flower, the anther and stigma lie close to each other. When anther dehisces in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. इस फ्लावर में क्या होगा कि एंथर और स्टिग्मा क्या आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, और जब एंथर जो डेहिसेस में फूटेगा, जब एंथर डेहिसेस होगा फूटेगा फ्लावर बड में, तो पॉलन ग्रेन किससे कॉन्टैक्ट में आएंगे, स्टिग्मा का आएंगे, और क्या पॉलिनेशन को मदद करेंगे आपको, ठीक है। थस इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। मतलब ये होगा कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है, इनवेरिएबल में अपरिवर्तनीय, कभी भी ऑटोगेमस के अलावा कुछ भी शो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर क्योंकि ये इसके फ्लावर क्या होते हैं, हमेशा ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। और एक बात और, इसकी एक डिमेरिट भी हो गई। प्रो तो ये हो गया, कॉन्स क्या हो गया, मतलब बुराई इसकी क्या हो गई, क्लिस्टोगेमस फ्लावर की, ये कभी क्रॉस पॉलिनेशन शो नहीं करेगा। बुराई क्यों हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन होने से, जरे भाई जाहिर सी बात है, जब दो विभिन्न वेराइटी आपस में मिलती तब परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से एक अच्छी प्रजाति बनती है, ठीक है। तो ये वही दे रहा है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्यूज सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अगर भले ही पॉलिनेटर मतलब जो पॉलिनेशन करने वाला एजेंट भले ही पॉलिनेशन करने वाला एजेंट भले ही अगर न हो, फिर भी क्या क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा, ऐसे निश्चित तौर से सीड सेट इवेंट को प्रोड्यूस करेगा। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज द एडवांटेज या डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज है भाई। क्यों डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने दे रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन जब तक होने नहीं देगा तब तक जो है क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं पैदा होंगी, ठीक है। अब चलिए आते हैं जिटेनोगेमी पे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर टू द सेम प्लांट। अब इसको भी समझ लीजिए, ऐसे समझिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए सेम प्लांट है ना, एक ही प्लांट है ना, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। दो फ्लावर हैं, यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन गया, लेकिन प्लांट एक ही है, फ्लावर बस अलग अलग है, तो क्या होगा, ये जिटेनोगेमी हो गया, ठीक है। अब तो बात समझ में आ रही होगी एनसीईआरटी की। अब चलिए आगे देख, ऑल्दो जिटेनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ऑल्दो माने जबकि जिटेनोगेमी क्या है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, कैसे, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, एक ये फ्लावर एक ये फ्लावर है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, एक तरीके से क्रॉस ही हुआ। फंक्शनल तौर पे क्या कहें कि क्रॉस हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं, क्योंकि सेम प्लांट की वजह से, ठीक है। प्लांट तो सेम ही है, इसी वजह से क्या हो गया, ये पूरी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, इससे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। और जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगेमी। और जेनेटिकली क्यों सिमिलर हुआ, उसका भी रीज़न एक ही है, क्या है, सेम प्लांट है। भाई एक ही प्लांट है ना, तो कुछ न सिमिलरिटी तो होगी ही होगी, ठीक है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम जीनोगेमी के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट।
जीनोगेमी और क्रॉस, अब ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, इसको भी देख लीजिए आप। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट। यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन गया, यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन गया, हो गया ना, डिफरेंट प्लांट हैं, डिफरेंट फ्लावर हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जीनोगेमी, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन ये हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, लाइन आपको एनसीईआरटी मिलेगी, मोनोसियस प्लांट जो होते हैं सिर्फ ये किसको जोड़ सकते हैं, जीटोनोगेमी को रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी, जो मोनोसियस प्लांट कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी। जो मोनोसियस प्लांट होते हैं वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जीटोनोगेमी को नहीं कर सकते हैं। और डायसियस प्लांट के क्या होते हैं, वो दोनों को प्रिवेंट कर, किसको जीटोनोगेमी और ऑटोगेमी को, ठीक है। अब आगे देखिए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। प्लांट के पास कितने एजेंट माने माध्यम, किसके माध्यम से पॉलिनेशन होता है। प्लांट दो टाइप के एजेंट यूज करता है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक अजैविक मतलब विंड एंड वाटर क्या हो गए, एबायोटिक हो गए। बायोटिक मतलब एनिमल्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट मतलब बहुत सारे जो प्लांट हैं वो क्या यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट करते हैं, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट, बहुत छोटे से हिस्से जो होते हैं किसका यूज करते हैं, बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में भी एक चांस फैक्टर, मतलब किस्मत फैक्टर, किसमें, विंड और वाटर के, इसमें क्या है, विंड और वाटर के इसमें ये है कि ये दोनों उसमें आ रहे हैं। पॉलन ग्रेन किससे कांटेक्ट में आ रहा है, स्टिग्मा कांटेक्ट भी, चांस फैक्टर है, किसके लिए, विंड और वाटर के लिए। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अब भाई देखो, चांस फैक्टर है, रिस्क तो ले नहीं सकता पॉलन ग्रेन, तो क्या करेगा कि ढेर सारे पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा, चलो एक नहीं, दो नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, दसवां नहीं, कोई तो पहुंचेगा, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर थोड़ा इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। विंड पॉलिनेशन कहाँ पाया जाता है, वाटर पॉलिनेशन कहाँ पाया जाता है, एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन क्या होता है, ये हम अनदर वीडियो में बताते रहेंगे। और हाँ, आज मैंने जितना पढ़ाया उस चीज़ को पढ़िए आप डेली, अंडरलाइन करिए। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बायोलॉजी जो है भूलती है, तो इसलिए आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। अपने शेड्यूल में ऐसा बनाइए कि बायोलॉजी का रिवीजन भी उस शेड्यूल में आपके आता हो, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल आपको फ्रूटफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे चैनल से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है पढ़ने में एनसीईआरटी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। नमस्कार बच्चों।